नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 25 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट की वीडियो जिसने नहीं देखें वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने किया था। तो किसने किया था? तो क्लाइड टॉमबर्ग ने किया था। देखिए, प्लूटो की खोज क्लाइड टॉमबर्ग ने 18 फरवरी 1930 को एरिजोना के फ्लैगस्टॉफ में स्थित लोवेल वेधशाला में किया था। टॉमबर्ग एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे जिनका जन्म 4 फरवरी 1906 को हुआ था और 17 जनवरी 1997 को उनका निधन हो गया था। उन्होंने आकाश में व्यवस्थित रूप से 9वें ग्रह की खोज करते हुए प्लूटो की खोज किया था, जिसे तब ग्रह एक्स के रूप में संदर्भित किया गया था। प्लूटो की खोज की जो घोषणा है वो 13 मार्च 1930 को किया गया था, जो नेपच्यून की खोज की 75वें वर्षगांठ और परसिवल लोवेल का जन्मदिन था, जिन्होंने 9वें ग्रह के अस्तित्व की भविष्यवाणी किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नेम यानी कि IDN एक डोमेन नाम होता है जिसमें उन भाषाओं के स्थानीय प्रतिनिधित्व के प्रयुक्त वर्ण शामिल होते हैं जिन्हें मूल लैटिन वर्णमाला A to Z के 26 अक्षरों से नहीं लिखा जाता है। इसमें डोमेन नामों को अरबी, चीनी, सिरिलिक, हिंदी तथा अन्य भाषाओं और लिपियों में पंजीकृत किया जा सकता है। IDAN दुनिया भर के लोगों के लिए इंटरनेट को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है, जो इन्हें अपनी मूल भाषाओं में डोमेन नाम का उपयोग करने की अनुमति देता है। उसके बाद जान लीजिए कि IDN का उपयोग भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है तथा वैश्विक इंटरनेट समावेशिता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो शहरी ऋण ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए, शहरी ऋण मुख्यतः शहरी क्षेत्रों के लिए दिया जाता है तथा यह सीधे तौर पर ग्रामीण विकास में योगदान नहीं देता है। ग्रामीण विकास का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार लाने पर केंद्रित होता है, जो प्राय जैविक खेती, विपणन विकास और मानव संसाधन विकास जैसी पहलों के माध्यम से किया जाता है। शहरी ऋण सुविधाएं शहरी आबादी की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें आमतौर पर ग्रामीण ऋण सुविधाओं की तुलना में अलग अलग वित्तीय साधन और सहायता संरचनाएं शामिल होती है। उसके बाद जान लीजिए कि यद्यपि शहरी ऋण शहरी ग्रामीण संबंधों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, परंतु यह ग्रामीण विकास के लिए प्रत्यक्ष उपाय नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ICICI हो जाएगा। देखिए, ICICI एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है, यह एक निजी क्षेत्र की वित्तीय सेवा कंपनी जिसका मुख्यालय भारत में है, जो मुख्य रूप से बैंकिंग, बीमा और परिसंपत्ति प्रबंधन में शामिल है। ICICI भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक है, जो अपने निजी स्वामित्व और प्रबंधन के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से अलग है। ICICI की स्थापना 1955 में विश्व बैंक, भारत सरकार और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों की पहल पर किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारतीय व्यवसायों के माध्यम अवधि और दीर्घकालिक परियोजनाओं वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्था का निर्माण करना था। 1980 के दशक के अंत तक ICICI ने मुख्य रूप से अपनी गतिविधियों को परियोजना वित्त पर केंद्रित किया तथा अलग अलग औद्योगिक परियोजनाओं को दीर्घकालिक निधियां प्रदान किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहा कि डैश भगवान बुद्ध के सम्मान में मध्य प्रदेश में सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक था। तो कौन सा स्मारक था? तो सांची का स्तूप था। देखिए, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्मारक है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और इसका जो निर्माण है वो मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सांची स्तूप अपनी भव्य संरचना और बुद्ध के जीवन की अलग अलग घटनाओं को दर्शाने वाली उत्कृष्ट नक्काशी के लिए फेमस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की स्थापना किस वर्ष हुआ था और यह खेलों में सर्वोच्च प्रदर्शन वाले भारतीय विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। तो ये हुआ था 1956-57 के दौरान। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है, की स्थापना वर्ष 1956-57 में किया गया था। यह पुरस्कार भारत में प्रति वर्ष उस विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है जिसने खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। इस ट्रॉफी का जो नाम है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर रखा गया है, जो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने 1947 से 1958 तक इस पद पर कार्य किया था। इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों को बढ़ावा देना और खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है कि 31 अक्टूबर 2020 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश हैं। तो कितना हो जाएगा? तो 190 सदस्य देश हैं। देखिए, 31 अक्टूबर 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के 190 सदस्य देश हैं। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन DC में हुआ था।
IMF का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का स्थिरता सुनिश्चित करना है। IMF आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता और सलाह प्रदान करना होता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह अपने सदस्य देशों को नीतिगत सलाह, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करके वैश्विक आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है कि भारत का पहला बीम हथियार KAL काली 5000 किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किया गया था DRDO एंड बार्क के द्वारा। देखिए काली इसका मतलब था किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, एक रैखिक इलेक्ट्रॉन तवरक है जिसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के द्वारा विकसित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो निर्देशित ऊर्जा हथियार के रूप में किया जाता है। काली 5000 शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन कर सकता है, जो दुश्मन को इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियों को निष्क्रिय कर सकता है। काली का जो विकास है 1980 के दशक में शुरू हुआ और तब से इसमें से कई परिवर्तन हुए हैं, जिनमें काली 5000 सबसे उन्नत संस्करण में से एक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहा कि कैलाश सत्यार्थी किसके संस्थापक थे? तो ये किसके संस्थापक थे? तो बचपन बचाओ आंदोलन की। देखिए बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना 1980 के कैलाश सत्यार्थी ने किया था। BBA एक बाल अधिकार आंदोलन है जो भारत में बाल श्रम और तस्करी को खत्म करने के लिए काम करता है। संगठन ने 86,000 से अधिक बच्चों को बाल श्रम, तस्करी और अन्य प्रकार के शोषण से बचाया है। कैलाश सत्यार्थी को बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि BBA बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में साझेदारों और स्वयंसेवकों के नेटवर्कों के माध्यम से काम करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? तो ये कौन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे रैम हो जाएगा। देखिए रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार का अस्थिर मेमोरी है जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर यह अपना डाटा खो देता है। इसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे डेटा या फिर अक्सर उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोग और प्रक्रियाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। रैम डेटा का मेमोरी में शीघ्रता से पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, जिससे यह सक्रिय अनुप्रयोग और ऑपरेटिंग सिस्टम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हो जाता है। गैर वाष्पशील मेमोरी जैसे कि रोम रीड ओनली मेमोरी, EEPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी विपरीत जो बिजली बंद होने पर भी डेटा को बरकरार रखती है। रैम को संग्रहित जानकारी को बनाए रखने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम पे क्या हो जाएगा? तो होगा कॉपर सल्फेट हो जाएगा। देखिए ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला जान लीजिए कि CuSO4 होता है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट या फिर ब्लू स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका उपयोग आमतौर पर अलग अलग उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग कृषि में कवकनाशी, शाकनाशी और कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोप्लोटिंग में, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में तथा अलग अलग रासायनिक यौगिकों के उत्पादन में भाग लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है कि NCSM संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तो यहाँ पे बताना कि NCSM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे होगा क्या कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हो जाएगा। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद भारतीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह विश्व में एक ही प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत विज्ञान केंद्रों या फिर संग्रहालयों की सबसे बड़ी श्रृंखला है। CSIR के तहत इस पहला विज्ञान संग्रहालय बिरला औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालय BITM कोलकाता 2 मई 1959 को खोला गया था। NCSM का जो निर्माण है देश के संग्रहालयों में सभी अनौपचारिक विज्ञान संचार गतिविधियों के समन्वय के लिए किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि जुलाई 1965 में दूसरा विज्ञान संग्रहालय विश्वस्तरीय औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय BITM बेंगलोर में खोला गया था। कोलकाता और बेंगलोर के बाद मुंबई में तीसरे केंद्र का कार्य 1974 में यह शुरू हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो तुर्की में हुआ था ये। देखिए खिलाफत आंदोलन को खलीफा के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के दौरान या फिर भारतीय मुस्लिम आंदोलन ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के द्वारा किया गया एक अखिल इस्लामिक राजनीतिक विरोध अभियान था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। चलिए उसके बाद जान लेते हैं आखिर खिलाफत आंदोलन की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो देखिए तुर्की और ब्रिटिश का गठबंधन। भारत सहित विश्व के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता यानी कि खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन इस आशा के साथ किया था कि अंग्रेज उस्मानी साम्राज्य का पवित्र सिंहासन खलीफा को दे देंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य विभाजित हो गया और तुर्की खलीफा से अलग हो गया। इससे मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने इसे खलीफा का अपना किया माना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन जो है
कब लॉन्च किया गया था? तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2007 में लॉन्च किया गया था। देखिए, नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन यानी कि नैनो मिशन 2007 में शुरू किया गया था। नैनो मिशन भारत सरकार की एक पहल था। इसका उद्देश्य नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना था। मिशन ने नैनो प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, बुनियादी ढांचे के विकास और मानव संसाधन विकास के लिए वित्त पोषण प्रदान करना, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यहाँ पे कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर में स्थित है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय अक्टूबर 1919 में संयुक्त संघ के तहत स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। ILO के मुख्यालय में 187 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 186 तथा कुक द्वीप समूह है। ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसके विश्व भर में लगभग 40 क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा 107 देशों में इसका लगभग 3,381 कर्मचारी कार्यरत हैं। उसके बाद जान लीजिए कि इसका गठन 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट एफ वो है। पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार 1969 में मिला था। यूनेस्को का यहाँ पे पेरिस इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा यहाँ पे नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, सुरक्षा परिषद तो होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होगा, सामान्य सम्मेलन भी होगा, ये राज्य परिषद नहीं हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र UN 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग जान लीजिए। महासभा मुख्य विचार विमर्श करना, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि के अंग हैं। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग होता है। उसके सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों का निष्पादन करना होता है। उसके बाद जान लीजिए कि आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देता है। उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल वर्तमान में निष्क्रिय ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख के लिए स्थापित किया गया था। राज्य परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लेखित है। तो किस में है? तो ये आर्टिकल 61 में उल्लेखित है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। वे आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से लगाया जा सकता है। एक बार आरोप तय हो जाने के बाद उन्हें जांच और सुनवाई के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यदि जांच के बाद दूसरा सदन अपने कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से आरोपों को सही ठहराता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और ऐसे प्रस्ताव के तारीख से उसे अपना पद त्यागने वाला माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायु की गति मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग करा जाता है। देखिए, एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग हवा की गति और दिशा मापने के लिए किया जाता है। यह मौसम विज्ञान और वायु गतिकी में प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य उपकरण है। यह शब्द ग्रीक शब्द एनेमोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हवा। एनीमोमीटर को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि कप एनीमोमीटर, वेन एनीमोमीटर, हॉट वायर एनीमोमीटर, उसका लेजर डॉपलर एनीमोमीटर। सबसे आम प्रकार का कप एनीमोमीटर होता है, जिसमें क्षैतिज भुजाओं से जुड़े 3 या 4 कप हुए होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए निम्न में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल नामक इकाई में मापा जाता है। डेसिबल एक लघुनिकीय इकाई है जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि के 2 मान अक्सर शक्ति या तीव्रता के अनुपात को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 0 dB का ध्वनि स्तर सुनने की सीमा माना जाता है, जबकि 120-130 dB दर्द की सीमा होता है। प्रत्येक 10 dB की वृद्धि तीव्रता में 10 गुना वृद्धि दर्शाती है, जिसका अर्थ है कि 30 dB की ध्वनि 20 dB की ध्वनि से 10 गुना अधिक तीव्रता का होगा। उसके बाद जान लीजिए कि डेसिबल पैमाने का उपयोग ध्वनिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण सिद्धांत सहित अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कि कठियावाद प्रायद्वीप देश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो ये कहाँ का है? तो ये अहमदाबाद का भौगोलिक विस्तार है। देखिए, काठियावाद प्रायद्वीप, जिसे सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी भारत में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह गुजरात राज्य का एक हिस्सा है। अहमदाबाद गुजरात के प्रमुख शहरों में से एक है और इस क्षेत्र के लिए एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह प्रायद्वीप पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में खाम्बत की खाड़ी से घिरा हुआ है। उसके बाद जान लीजिए कि यह क्षेत्र अपने समृद्ध इतिहास, अलग अलग संस्कृति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा कि 1929 में दिल्ली केंद्रीय विधानसभा पर किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने धुआं बम फेंका था?
तो ये था, देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों थे। देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंके थे। बम विस्फोट का जो उद्देश्य है वो दमनकारी कानूनों के खिलाफ विरोध करना और भारतीय स्वतंत्रता के लिए ध्यान आकर्षित करना था। उन्होंने जानबूझकर घटनास्थल से भागने का निर्णय नहीं लिया और इसके बजाय गिरफ्तारी दी, ताकि अपने मुकदमे को अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रचार के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर सके। उसके बाद जान लीजिए कि बमों का जो उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विशेष रूप से ऐसा समय चुना था जब विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोई हताहतों का जोखिम कम से कम हो। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के अवसर के रूप में किया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यकर्ताओं के विरुद्ध गिरफ्तारियां और कठोर कदम उठाए गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कि IPAB का गठन 2003 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में किया गया था। IPAB का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड हो जाएगा। देखिए, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड की स्थापना ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 83 के तहत किया गया था। इसका गठन 2003 में ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 और वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत रजिस्टर के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने के लिए किया गया था। IPAB में एक अध्यक्ष, जिसमें उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल होता है, और उपाध्यक्ष होता है इसमें। उसके बाद जान लीजिए कि इसके अतिरिक्त 3 तकनीकी सदस्य होते हैं, एक पेटेंट के लिए और एक ट्रेडमार्क के लिए। तीसरा सदस्य विवाद की प्रकृति के आधार पर मामले की सुनवाई करता है। सभी बौद्धिक संपदा अधिकार के आवेदक बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड के किसी भी आदेश के विरुद्ध सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 को हवाला देकर IPAB और IIP कार्यालयों के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दायर कर सकते हैं, और फिर सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या कि दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल फरवरी 1911 में कहां से कहां तक भेजा गया था? तो ये भेजा गया था इलाहाबाद से नैनी तक। देखिए, दुनिया का पहला आधिकारिक हवाई डाक उड़ान 18 फरवरी 1911 से भारत में हुआ था, जो इलाहाबाद से नैनी तक 18 किलोमीटर, जो कि 11 मील होता है, की यात्रा किया था, और इसमें 27 मिनट का समय लगा था। भारतीय डाक का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका उद्घाटन अगस्त 2011 में डल झील पर किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस पुस्तक ने वर्ष 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? तो ये जीता था सेलेस्टियल बॉडी ने। देखिए, जोखा अल्हार्ती वह ओमान की पहली महिला है जिन्होंने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडी के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 जीता। इस उपन्यास में उन्होंने 3 बहनों और एक रेगिस्तानी देशों की कहानी बताई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त सिंहासन पर कौन बैठा था? तो ये बैठा था समुद्रगुप्त बैठा था। देखिए, समुद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। सैन्य महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उन्हें गुप्त वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रमुख सैन्य अभियान चलाए थे। उन्हें प्रथम आर्यवर्त युद्ध और दक्षिणी अभियान के लिए जाना जाता है। उन्होंने लगभग 330 से 380 ईसा पूर्व तक शासन किया और गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद जान लीजिए कि गंगा यमुना दोआब पर कब्जा करने के पीछे उनका ही हाथ था। उसका साम्राज्य तमिलनाडु तक भी फैला हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? तो देखिए, कौन होना चाहिए? तो भारत के सेवानिवृत्त, यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाएगा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है, जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 28/1993 के तहत किया गया था। NHCR मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है, जिसे अधिनियम के द्वारा व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है, जो या तो अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में सन्निहित है और भारत में न्यायालयों के द्वारा लागू किया जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि NHRC में एक अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। NHRC के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि 24वें जैन तीर्थकर यहाँ पे कौन थे? तो महावीर थे। देखिए, महावीर जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में गुंडग्राम, बिहार, भारत में हुआ था। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ। उन्होंने अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सिद्धांतों का प्रचार किया। महावीर की शिक्षाएं जैन दर्शन का मूल आधार है और जैन धर्म के प्रमाणिक धर्म ग्रंथों आगमों में संकलित है। उसके बाद जान लीजिए कि उन्हें एक सुधारक माना जाता है, जिन्होंने अपने जीवन काल में जैन समुदाय को पुनर्जीवित और पुनर्गठित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या कि निम्न में से कौन 2011 में प्रादेशिक सेवा की 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट में शामिल हुई और वह भारतीय सेवा में पहली महिला जवान थी?
तो ये कौन हो जाएगा, ये कौन होगा, सैपर शांति तिग्गा हो जाएगा। देखिए सैपर शांति तिग्गा 2011 में प्रादेशिक सेना की 969 रेलवे इंजीनियरिंग रेजिमेंट में शामिल हुई और भारतीय सेना में पहली महिला जवान थी। उनका शामिल होना भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। वह अपने शारीरिक फिटनेस और दृढ़ संकल्प के लिए विख्यात थी, जिससे उन्हें पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद मिली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि कोलेरू झील स्थित है कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। देखिए कोलेरू झील भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। यह झील गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के बीच स्थित है। कोलेरू झील इन नदियों के लिए एक प्राकृतिक बाढ़ संतुलन जलाशयों के रूप में कार्य करती है। यह झील अलग अलग प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है और रामसर कन्वेंशन के तहत एक नामित आर्द्रभूमि है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा कि मांसपेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो ये बंधन हो जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BBL बोलते हैं। ठीक है, बोन बोन लिगामेंट। उसके देखिए बंधन रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। वे अत्यधिक गति को सीमित करके जोड़ों को स्थिरता और समर्थन प्रदान करता है। पट्टे के विपरीत जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, बंधन विशेष रूप से हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कंकाल प्रणाली के संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधन महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन में है, तो कहाँ पर है, तो ये तारापुर में है। देखिए भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के तिरुनेल्वेली जिले के कुडनकुलम में स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र की जो खास बातें हैं, इसकी स्थापना क्षमता 6780 मेगावाट है। इसमें 22 संचालित रिएक्टर हैं। 2 रिएक्टर यहाँ पे KKNPP 1 और 2 है। इसमें 2013 और 2016 में काम कर रहे हैं यहाँ। उसके बाद जान लीजिए कि 2 और रिएक्टर हैं KKNPP 3 और 4 निर्माणाधीन है। ये रिएक्टर रूसी डिजाइन मॉडल, ठीक है, के दबावयुक्त जल रिएक्टर हैं। यूनिट 3 को मार्च 2023 में और यूनिट 4 को अगले वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कहा कि डैश भूकंप का अध्ययन है, तो देखिए किसका हो जाएगा, तो ये सिस्मोलॉजी का हो जाएगा। देखिए सरल शब्दों में कहें तो भूकंप का अर्थ होता है धरती का हिलना। यह एक स्वाभाविक घटना होता है। ऐसा ऊर्जा के मुक्त होने के कारण होता है जो सभी दिशाओं में यात्रा करने वाली तरंगों उत्पन्न करती है। भूकंप तरंगों के अध्ययन से परतदार आंतरिक भाग की पूरी तस्वीर मिलती है। सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान भूकंपों और पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाली भूकंप तरंगों का अध्ययन होता है। उसके बाद जान लीजिए कि भूकंप विज्ञानी वह वैज्ञानिक होता है जो भूकंप और भूकंप तरंगों का अध्ययन करता है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। भूकंप की घटनाओं को झटके की तीव्रता या परिमाण के अनुसार मापा जाता है। परिमाण में पैमाने को रिक्टर पैमाने के नाम से जाना जाता है। इसका परिमाण भूकंप के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा से संबंधित है। परिमाण को निरपेक्ष संख्याओं 0 से 10 में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि ध्वनि तरंगे के डैश के कारण हम आसपास के कमरों से दूसरे को बोलते हुए सुनते हैं, तो ये किसके कारण हो जाएगा, ये हो जाएगा विवर्तन के कारण। देखिए ध्वनि तरंगें प्रकाश की तरह फैलती है जब वे एक संकीर्ण छिद्र से होकर गुजरती है। यदि छिद्र छोटा हो तो ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसलिए गलियारे के कोने के आसपास ध्वनि सुनाई जा सकती है। मानव आवाज में निम्न आवृत्तियों का विवर्तन आपको यह सुनने में सक्षम बनाता है कि कोई व्यक्ति दूसरे कमरे में या कोने में बात कर रहा है। जब ध्वनि तरंगें विवर्तित होती है तो वे बाधाओं के चारों ओर मुड़ जाती है या संकीर्ण छिद्रों में से फैल जाती है। उसके जान लीजिए कि यदि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य बाधा से छोटी है तो लगभग कोई विवर्तन नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार के कंप्यूटर मेमोरी होता है जो कंप्यूटर के चालू रहने पर भी संग्रहित जानकारी को बनाए रखता है। तो ये कोई जगह तो संचालित नहीं होगा उसमें। देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी NVM या नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होता है जो पावर साइकिल बंद या फिर पुनः चालू होने के बाद भी संग्रहित जानकारी को पुनः प्राप्त कर सकता है। यह एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर भी सहेजी गई डेटा को रखने की क्षमता को रखता है। उसके जान लीजिए कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरणों में केवल पढ़ने योग्य मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, उसके बाद फेरो इलेक्ट्रॉनिक रैम, अधिकांश प्रकार के चुंबकीय कंप्यूटर भंडारण उपकरण जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और चुंबकीय टेप, ऑप्टिकल डिस्क और प्रारंभिक कंप्यूटर भंडारण विधियां जैसे पेपर टेप और पंच कार्ड शामिल होता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये हो जाएगा। देखिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो कि 1977 से 1978 में शुरू हुआ था, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के तहत केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य जान लीजिए, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव को न्यूनतम करना, प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करना, उसके बाद के मरुस्थलीकरण को नियंत्रित करना। कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि पारिस्थितिक संतुलन को प्राप्त करना, समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कि निम्न में से 2019 में भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ था, तो नानाजी देशमुख को प्राप्त हुआ था।
देखिए, नानाजी देशमुख एक प्रमुख भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे और उन्होंने जनसंघ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई। देशमुख शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चित्रकूट में दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की, जो ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर केंद्रित है। समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें 2019 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नानाजी देशमुख के कार्यों का ग्रामीण भारत में लोगों के जीवन में सुधार लाने पर स्थायी प्रभाव पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या है कि देखिए, उष्मा बजट क्या है? तो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित होने वाले उष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली उष्मा के बीच संतुलन हो जाएगा। देखिए, उष्मा बजट एक अवधारणा है जो पृथ्वी के द्वारा अवशोषित होने वाले सौर विकिरण और अंतरिक्ष में वापस जाने वाली उष्मा के बीच संतुलन का वर्णन करता है। यह संतुलन पृथ्वी के जलवायु और तापमान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। पृथ्वी की सतह और ऊर्जा को अवशोषित करती है, जिसे बाद में अवरक्त विकिरण के रूप में पुनः प्रसारित किया जाता है। ग्रीन हाउस गैसें, बादल और एरोसोल जैसे कारक उष्मा को रोककर या सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके इस संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन का जो अध्ययन करने और भविष्य के जलवायु पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए उष्मा बजट को समझना महत्वपूर्ण होता है। नंबर 38 यहाँ पे कहा कि एक शिशु को माँ के गर्भ कहाँ से पोषण प्राप्त होता है? तो गर्भनाल से होता है। देखिए, गर्भनाल एक अंग है जो गर्भाशय के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है। यह बढ़ते हुए बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है और बच्चे के रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। गर्भनाल गर्भाशय के दीवार से जुड़ा हुआ होता है और बच्चे की गर्भनाल उसी से निकलता है। यह संरचना माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट के आदान प्रदान की अनुमति देता है। उसके बाद जान लीजिए कि गर्भनाल गर्भाशय को सहयोग देने वाले हार्मोन भी उत्पन्न करता है, जिनमें HCG, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल है। यह एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है तथा भ्रूण के संक्रमण और हानिकारक पदार्थों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या कि कामेट, नामचा बरवा, उसके बाद गुरला मांधाता किनके नाम हो जाएगा? तो ये सभी देखिए हिमालय की पर्वत चोटियों का नाम है। देखिए, कामेट भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। नामचा बरवा तिब्बत में एक पर्वत है और इसे हिमालय के पूर्वी आधार के रूप में जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है। गुरला मांधाता तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई 7,694 मीटर है। उसके बाद जान लीजिए कि ये चोटियां बृहत्तर हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो 5 देशों भूटान, भारत, नेपाल, चीन और पाकिस्तान में फैला हुआ है। हिमालय में दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां स्थित है, जिनमें से माउंट एवरेस्ट और केटू भी शामिल है। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या कि भारत के किस भाग में मोआत्सु त्योहार मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। देखिए, मोआत्सु त्योहार नागालैंड की एवो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो बुआई के मौसम के अंत और विश्राम की अवधि की शुरुआत का प्रतीक होता है। मोआत्सु मई के पहले सप्ताह आमतौर पर 1 मई से 3 मई के बीच में मनाया जाता है। त्योहार के दौरान एवो लोग गायन, नृत्य और दावत सहित अलग अलग गतिविधियों में संलग्न होते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि इस त्योहार में भरपूर फसल और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद मांगने के अनुष्ठान भी शामिल है। पारंपरिक पोशाक और सांस्कृतिक प्रदर्शन इस उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो एवो जनजाति की समृद्धि विरासत को प्रदर्शित करती है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।